कि बच्चों हमारी यूनिट नंबर 13 एमीन समाप्त हो गई है और आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित यौगिकों को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीनों में वर्गीकृत कीजिए तथा इनके IUPAC नाम लिखिए। देखिए बच्चों हम लोगों को कुछ एमीन दिए हुए हैं और हमें उन एमीनों को सबसे पहले तो प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीनों में वर्गीकृत करना है और साथ ही साथ इनका IUPAC नाम लिखना है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला दिया हुआ है हमें ये एमीन हमें दिया हुआ है। देखिए इसका IUPAC नाम क्या होगा। सबसे पहले हम इनका IUPAC नाम लिखेंगे और साथ ही साथ हम इनका वर्गीकरण करेंगे। तो देखिए बच्चों इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो मैं इसकी एक ओपन चेन बना रही हूँ, ओपन श्रृंखला बना रही हूँ इसकी। तो देखिए इस तरीके से मैंने लिख दिया इसको। भाई इस कार्बन से, देखिए इस कार्बन से 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं और ये हो गया हमारा NH2। ठीक है, मैंने इसकी एक खुली संरचना बना दी। अब देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले वही लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। लीजिए ये 3 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला हो गई। अब हम शुरू करेंगे गिनती। तो देखिए 1 2 3। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 2 नंबर पे ये एमिनो समूह जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा। इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेन। देखिए बच्चों प्रोपेन क्यों हुआ, क्योंकि 1 2 3 मुख्य श्रृंखला में 3 कार्बन है। तो इसका IUPAC नाम हो गया प्रोपेन और 2 नंबर पे एमिनो समूह जुड़ा हुआ है तो प्रोपेन 2 एमीन। क्या हो गया, प्रोपेन 2 एमीन। तो ये तो हो गया इसका IUPAC नाम। तो देखिए इसका IUPAC नाम हो गया प्रोपेन 2 एमीन। अब देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो NH2 है, जो एमीन समूह है, उसके नाइट्रोजन से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एक ही एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस नाइट्रोजन से ये पूरा एक ही एल्किल समूह जुड़ा हुआ है और 2 इससे जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन। क्लियर है। इसका मतलब है ये कैसा एमीन है, ये हमारा प्राथमिक एमीन है। कैसा एमीन है, प्राथमिक एमीन, जिसे हम 1 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो देखिए इसका IUPAC नाम हो गया प्रोपेन 2 एमीन और देखिए ये कैसा हमारा एमीन है, 1 डिग्री। 1 डिग्री यानी प्राथमिक एमीन। ठीक है, चले आगे। चलिए अब देखिए बच्चों ये दूसरा, देखिए दूसरा एमीन हमें दिया हुआ है। इसकी भी मैं सबसे पहले खुली संरचना बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, CH3, ठीक है, और ये CH2 2 बार है, यानी CH3 CH2 CH2 NH2। ठीक है, तो मैंने इस यौगिक को, इस एमीन को मैंने खोल के लिख दिया। अब देखिए ये सीधी श्रृंखला है और ये हो गए इसमें 3 कार्बन। अब गिनती कहां से शुरू करेंगे, गिनती यहां से शुरू करेंगे 1 2 3। तो देखिए 3 कार्बन है मुख्य श्रृंखला में, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। और 1 नंबर पे एमीन समूह जुड़ा हुआ है तो प्रोपेन 1 एमीन। ये क्या हो गया बच्चों, प्रोपेन 1 एमीन। तो ये तो हो गया इसका IUPAC नाम। अब आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इस नाइट्रोजन से भी एक ही एल्किल समूह जुड़ा हुआ है और 2 जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन, यानी ये भी क्या है, ये भी हमारा प्राथमिक एमीन है। क्या है हमारा ये, प्राथमिक एमीन, जिसे हम 1 डिग्री एमीन भी बोल सकते हैं। तो देखिए इसका IUPAC नाम हो गया प्रोपेन 1 एमीन और ये है 1 डिग्री एमीन। क्लियर है, चले आगे। चलिए अब तीसरा देखिए बच्चों, इस तीसरे एमीन को देखिए मैं इसकी खुली श्रृंखला बना रही हूँ। CH3, इससे जुड़ा हुआ है NH, ये CH, ठीक है, और इससे जुड़े हुए हैं 2 मेथिल समूह। इससे जुड़े हुए हैं 2 मेथिल समूह। देखिए मुझे समझने की कोशिश करिए, मैंने इसकी एक खुली श्रृंखला, या मैं ये बोल सकती हूँ कि इसकी एक मैंने खुली संरचना बना दी। क्लियर है। अब देखिए समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे ये हो गई सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, हो गई सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। और देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस नाइट्रोजन से 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। देखिए बच्चों इस नाइट्रोजन से 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, यानी कहने का मतलब है ये द्वितीयक एमीन है, 2 डिग्री एमीन है। अब देखिए इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। इस नाइट्रोजन से एक जुड़ा हुआ है मेथिल समूह, ये एक छोटा समूह है मेथिल समूह, और इससे जुड़ा हुआ है एक ये समूह। ठीक है, ये तो है 3 कार्बन का समूह जो इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। अरे भाई मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, इसको CH3NH। देखिए समझने की कोशिश करिए, CH
CH3 भाई इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये जो हाइड्रोजन है ये इस नाइट्रोजन से ही जुड़ा हुआ है। तो देखिए बच्चों, इस नाइट्रोजन से एक तरफ तो मैथिल समूह जुड़ा हुआ है और एक तरफ ये 3 कार्बन वाला समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मुख्य श्रृंखला के रूप में हम इसको लेंगे। भाई इसको हमने मुख्य श्रृंखला के रूप में ले लिया। कितने कार्बन है इसमें? 3 कार्बन है। अब इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? देखिए बच्चों, इससे जुड़ा हुआ छोटा समूह क्या है? मैथिल। तो हम लिखेंगे एन मैथिल। देखिए तो ध्यान दीजिएगा, एन मैथिल। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एन मैथिल। अब ये 3 कार्बन का है यानी प्रोपेन, और इस प्रोपेन के देखिए 2 नंबर की पोजीशन पे, भाई यहां से गिनती शुरू करेंगे 1 2 3, इसके 2 नंबर पे एमीन समूह जुड़ा हुआ है। तो एन मैथिल प्रोपेन 2 एमीन। देखिए ये इसका क्या हो गया? IUPAC नाम। और ये क्या है? ये हमारी द्वितीयक एमीन है। देखिए तो ध्यान दीजिएगा, ये कैसी एमीन है? द्वितीयक एमीन, जिससे 2 डिग्री एमीन भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका IUPAC नाम एन मैथिल प्रोपेन 2 एमीन, और ये है हमारी द्वितीयक एमीन। क्लियर है? चले आगे, चलिए अब देखिए चौथा। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसकी भी मैं खुली श्रृंखला बनाऊंगी। ये कार्बन है, कार्बन से एक तरफ तो ये NH2 समूह जुड़ा हुआ है और 3 इससे जुड़े हुए हैं मैथिल समूह। देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 इससे क्या जुड़े हुए हैं? मैथिल समूह। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसमें भी वही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। लीजिए भाई, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये वाली हो गई। हम इस कार्बन की श्रृंखला को भी चुन सकते हैं। ठीक है, ये भी 3 कार्बन की है। अब शुरू करेंगे गिनती 1 2 3। आप गिनती कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, यहां से भी शुरू कर सकते हैं 1 2 3, आप कहीं से भी गिनती शुरू कर सकते हैं। तो देखिए जो ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर पे यहाँ पे मैथिल प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 मैथिल। देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 मैथिल, क्योंकि सबसे पहले हम प्रतिस्थापी को लिखते हैं। तो 2 मैथिल हो गया। अब ये 3 कार्बन है इसमें मुख्य श्रृंखला में, तो 2 मैथिल प्रोपेन। देखिए 2 मैथिल प्रोपेन, और 2 नंबर पे ये NH2 समूह, ये एमीन समूह 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो 2 मैथिल प्रोपेन 2 एमीन। तो देखिए बच्चों, ये इसका क्या हो गया? IUPAC नाम। अब ये कैसी एमीन है? तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन से एक ही एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। भाई हम बात करें तो नाइट्रोजन से एक ही समूह जुड़ा हुआ है और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये हमारी प्राथमिक एमीन है। कैसी एमीन हो गई? हमारी प्राथमिक एमीन, जिससे हम 1 डिग्री एमीन भी कहते हैं। तो देखिए वापस नजर डालिए इसके IUPAC नाम की तरफ, 2 मैथिल प्रोपेन 2 एमीन, और ये है हमारा प्राथमिक एमीन, 1 डिग्री एमीन। क्लियर है? चलिए आगे। अब देखिए बच्चों पांचवा, देखिए C6H5NHCH3। तो देखिए C6H5 नाइट्रोजन से एक जुड़ा हुआ है CH3 और ये H। ठीक है, और देखिए मैं इसको इस तरीके से भी बना सकती हूँ, मैं इसे इस तरीके से भी बना सकती हूँ संरचना को। इससे जुड़ा हुआ है NHCH3। अब देखिए जो ध्यान दीजिएगा भाई, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसे हम क्या बोलते हैं? देखिए बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं? एनिलीन। जो ये संरचना होती है इसे हम क्या बोलते हैं? एनिलीन। एनिलीन बोल सकते हैं या बेंजीनेमीन बोल सकते हैं। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस नाइट्रोजन से, ठीक है, इस नाइट्रोजन से एक मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? इसका IUPAC नाम होगा एन मैथिल। देखिए ध्यान दीजिएगा, एन मैथिल बेंजीनेमीन। क्या हो जाएगा? एन मैथिल बेंजीनेमीन, या इसे हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं एन मैथिल एनिलीन। देखिए बच्चों, ये पूरा हो गया हमारा एनिलीन समूह, और जिसके नाइट्रोजन पे, देखिए नाइट्रोजन पे जो एक हाइड्रोजन है उसका प्रतिस्थापन हो गया मैथिल समूह के द्वारा। देखिए वापस समझने की कोशिश करिए, भाई ये कैसे बनता है? ये क्या है? एनिलीन है। ध्यान दीजिए बच्चों, एनिलीन है, और एनिलीन के एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे क्या आ गया? मैथिल समूह आ गया। तो इसका IUPAC नाम हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन मैथिल एनिलीन। क्या लिख सकते हैं? एन मैथिल एनिलीन भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एन मैथिल बेंजीनेमीन या एन मैथिल एनिलीन, दोनों ही इसके IUPAC नाम हम लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। और ये कैसा एमीन है? देखिए ध्यान दीजिए, यह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से एक तरफ मैथिल समूह और एक तरफ ये फेनिल समूह जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा द्वितीयक एमीन है। कैसा है हमारा ये? द्वितीयक एमीन। ये हमारा द्वितीयक एमीन है, जिसे हम 2 डिग्री एमीन भी कहते हैं। तो देखिए ये 2 डिग्री एमीन है। क्लियर है? आ रहा है समझ में आप लोगों को? चलिए आगे।
अब छठा देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, NCH3, और देखिए इससे जुड़े हुए हैं ये दो एथिल समूह, ठीक है। तो ये CH2 CH3 और ये इधर जुड़ा हुआ है CH2 CH3। देखिए तो ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन से एक तरफ तो जुड़ा हुआ है ये मैथिल समूह और दोनों तरफ क्या जुड़े हुए हैं, एथिल समूह, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले नजर डालिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ नाइट्रोजन से 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ नाइट्रोजन से। यानी सबसे पहले तो हमें ये पता लग गया कि ये कैसी एमीन है, ये हमारी तृतीयक एमीन है। तृतीयक एमीन का मतलब होता है 3 डिग्री एमीन। कैसी एमीन है, 3 डिग्री एमीन। अब देखिए हम इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, तो देखिए इससे नाइट्रोजन से एक तरफ तो जुड़ा हुआ है मैथिल समूह, एक तरफ जुड़ा हुआ है एथिल समूह, ठीक है, और इधर भी एथिल समूह है। तो इसमें से हम इस एथिल समूह को क्या बोल सकते हैं, इसे हम मुख्य श्रृंखला के रूप में ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अगर इसे मुख्य श्रृंखला के रूप में ले लेंगे तो ये दोनों हमारे लिए प्रतिस्थापी हो गए, और इन दोनों का नाम देते वक्त हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान रखेंगे। तो देखिए बच्चों, मैथिल, मैथिल शुरू होता है M से, एथिल शुरू होता है E से, ठीक है। तो हम जब इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हम बताएंगे एथिल को। तो देखिए इसका IUPAC नाम क्या होगा, N एथिल। देखिए तो ध्यान दीजिएगा, N एथिल N मैथिल। देखिए N एथिल और N मैथिल। भाई N से जुड़ा हुआ है एथिल समूह, N से जुड़ा हुआ है मैथिल समूह, ठीक है, और ये 2 कार्बन है यानी एथेनेमीन। तो N एथिल N मैथिल एथेनेमीन, ये इसका हो गया IUPAC नाम। क्लियर है बच्चों, आ रहा है समझ में। देखिए बहुत आसान तरीका है, और इस IUPAC नामकरण की पद्धति को मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से हम एमिनो का IUPAC नामकरण करते हैं, ठीक है। चले आगे, चलिए अब देखिए 7वां देखिए बच्चों, M का मतलब है यहाँ पे मेटा पोजीशन की बात हो रही है। तो देखिए मैं इस संरचना को ऐसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको, यहाँ पे जुड़ा हुआ है NH2, ठीक है, और इसकी ऑर्थो मेटा पे जुड़ा हुआ है Br समूह, ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, गिनती यहाँ से शुरू होगी, 1 नंबर, 2, ये वाला 3, 4, 5, 6। तो 3 नंबर पे यहाँ पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, 3 ब्रोमो। अब देखिए ये पूरा होता है एनिलीन, मैंने अभी आपको बताया है इसे एनिलीन कहा जाता है। तो 3 ब्रोमो एनिलीन, या तो हम लिख सकते हैं 3 ब्रोमो एनिलीन, ठीक है, या हम इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 ब्रोमो बेंजीनेमीन। क्लियर है। तो देखिए इसके IUPAC नाम या तो 3 ब्रोमो एनिलीन हो सकता है या 3 ब्रोमो बेंजीनेमीन। क्लियर है। अब ये कैसी एमीन है, और देखिए इस नाइट्रोजन से देखिए बच्चों 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और यहाँ पे एक कोई फेनिल समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है, प्रतिस्थापित फेनिल समूह जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारी प्राथमिक एमीन हो गई। क्या हो गई, प्राथमिक एमीन, जिसे हम 1 डिग्री एमीन भी कहते हैं। क्लियर है, आया समझ में आप लोगों को। चलिए आगे। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 2 को देखिए, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित युगलों के यौगिकों में विभेद के लिए एक रासायनिक परीक्षण दीजिए। देखिए बच्चों हमें कुछ युगल दिए गए हैं और हमें बताना है कि हम किस तरीके से उनमें विभेद करेंगे। तो देखिए पहला देखिए मैथिल एमीन और दूसरा है डाई मैथिल एमीन। देखिए तो ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिए। देखिए ये होता है हमारा मैथिल एमीन, ये क्या है, मैथिल एमीन है। दूसरी बात हो रही है डाई मैथिल एमीन की। तो देखिए बच्चों ये है हमारा डाई मैथिल एमीन, ठीक है, ये हमारा क्या है, डाई मैथिल एमीन। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम मैथिल एमीन की बात करें तो मैथिल एमीन तो हमारा है प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन बोल दो या 1 डिग्री एमीन, ये तो हमारा प्राथमिक एमीन है। और इसकी बात करें हम लोग डाई मैथिल एमीन की, तो ये हमारा क्या है, ये हमारी द्वितीयक एमीन है, ठीक है। और देखिए हम लोग पढ़ के भी आए हुए हैं कि भाई जो प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन है दोनों ही हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कर लेती है, लेकिन प्राथमिक एमीन कि हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया से जो उत्पाद बनता है वो क्षार में विलय होता है, जबकि जो द्वितीयक एमीन है उसकी हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया करने पर जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है वो क्षार में विलय नहीं होता है। तो देखिए समझिए इनमें कैसे विभेद करेंगे। देखिए मैथिल एमीन यानी CH3NH2 1 डिग्री यानी 1 डिग्री एमीन है। हिंसबर्ग अभिकर्मक, देखिए ये हिंसबर्ग अभिकर्मक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इसके बारे में।
तो हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करता है तथा बना उत्पाद क्षार में विलय होता है, मैंने आपको बताया। जबकि डाईमेथिलेमीन, देखिए ये डाईमेथिलेमीन है, ये डाईमेथिलेमीन जो 2 डिग्री एमीन है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक जिसे हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, देखिए बच्चों हिंसबर्ग अभिकर्मक को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड भी कहा जाता है। तो देखिए जो हमारी डाईमेथिलेमीन है ना, उसकी हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया द्वारा बना उत्पाद क्षार में अविलय होता है, यानी क्षार में विलय नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए आगे, देखिए बच्चों इसे आप अभिक्रिया से समझने की कोशिश करिए, और ये अभिक्रिया मैंने आपको समझाई भी है जब हम लोगों ने एमिनो की, देखिए बच्चों जब हम लोगों ने एमिनो की हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया पढ़ी थी, तब मैंने आपको ये अभिक्रिया समझाई है, और एक बार वापस इस अभिक्रिया को समझ लीजिए। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, हिंसबर्ग अभिकर्मक है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम सबसे पहले करवा रहे हैं हमारे मेथिलेमीन से। ठीक है, मेथिलेमीन से अभिक्रिया करवा रहे हैं हम लोग। तो लीजिए भाई क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त होगा एन मेथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक है, एन मेथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड प्राप्त होगा, और ये Cl और HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो देखिए ये जो हमें सल्फोनेमाइड प्राप्त हुआ है, ये क्षार में क्या होता है, विलय होता है, क्योंकि हमारी जो ये एमीन है कैसी एमीन है, प्राथमिक एमीन। क्लियर है। अब देखिए दूसरी अभिक्रिया, देखिए अब हम देखिए हमारे हिंसबर्ग अभिकर्मक की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं डाईमेथिलेमीन से। ये हमारी डाईमेथिलेमीन है जो हमारी कैसी होती है, 2 डिग्री एमीन होती है, द्वितीयक एमीन होती है। अब देखिए जब इनकी अभिक्रिया होगी तो देखिए HCl, ये HCl के रूप में बाहर निकल गया, और हमें ये उत्पाद प्राप्त हुआ एनएन डाईमेथिल, देखिए एनएन डाईमेथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड प्राप्त हुआ। और देखिए इस द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया से जो हमें सल्फोनेमाइड प्राप्त हुआ है वो कैसा होता है, क्षार में अविलय होता है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम इन दोनों में क्या कर सकते हैं, विभेद। चलें आगे, चलिए अब दूसरा देखिए द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन। देखिए बच्चों द्वितीयक और तृतीयक एमीन में भी हम हिंसबर्ग अभिकर्मक की सहायता से विभेद कर सकते हैं, क्योंकि द्वितीयक एमीन की जब हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया करवाई जाती है तो बनने वाला उत्पाद क्षार में क्या होता है, अविलय होता है। अभी हमने पढ़ा ना, अभी हमने अभिक्रिया देखी पिछले वाले स्लाइड में। लेकिन देखिए जो तृतीयक एमीन होते हैं वो हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया ही नहीं करते, तो इस तरीके से भी हम इनमें क्या कर सकते हैं, विभेद। तो देखिए पढ़ लेते हैं हम द्वितीयक एमीन। देखिए द्वितीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करते हैं तथा उत्पाद क्षार में अविलय होता है, जबकि तृतीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया नहीं करते। ठीक है, तो हो गया विभेद दोनों में। चलिए आगे, अब तीसरा देखिए एथिलेमीन एवं एनिलीन। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब हमें विभेद करना है एथिलेमीन एवं एनिलीन में। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, जो एथिलेमीन होता है ना वो एलिफेटिक एमीन है, जबकि एनिलीन क्या है, एरोमेटिक एमीन है। क्लियर है। तो क्या होगा, जो एथिलेमीन है वो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया नहीं करेगा, यानी किसी प्रकार के रंजक का निर्माण नहीं करता है। जबकि एनिलीन की हम लोग बात करें तो एनिलीन बेंजीन डाईएजोनियम के साथ में, जो बेंजीन डाईएजोनियम लवण होते हैं या बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड होता है, उसके साथ में अभिक्रिया करते हैं और रंजक का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से दोनों में विभेद किया जा सकता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एथिलेमीन बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से क्रिया करके एजोरंजक नहीं बनाता है। ठीक है, जबकि एनिलीन बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से क्रिया करके एजोरंजक, देखिए पीले रंग का एजोरंजक बनाता है। और यह अभिक्रिया आप लोगों ने पढ़ी हुई है, और एक बार वापस देखिए इस अभिक्रिया को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जो ध्यान दीजिएगा किस तरीके से अभिक्रिया होती है। देखिए ये क्या है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ में करवा रहे हैं, एनिलीन के साथ H+ की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में। और देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए पैरा अमीनो एजोबेंजीन, एक पीला रंजक है, उसका क्या होगा, निर्माण, और ये Cl- बाहर निकल जाएगा और जल के अणु का भी क्या होगा, निर्माण। ठीक है, तो हमने दोनों में क्या कर लिया, विभेद। चलें आगे, चलिए अब फोर्थ देखिए,
एनिलीन एवं बेंजीलैमीन। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब हमें एनिलीन और बेंजीलैमीन में विभेद करना है। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये होती है हमारी एनिलीन, ये हमारी क्या है, एनिलीन है। और देखिए ये हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है बेंजीलैमीन, ठीक है। और देखिए दोनों ही कैसी है, दोनों ही हमारी प्राथमिक एमीन है, दोनों ही प्राथमिक एमीन है। लेकिन देखिए बच्चों इन दोनों में हम विभेद कर सकते हैं नाइट्रस अम्ल के द्वारा। भाई जब एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करवाई जाती है तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है जो कम ताप पे स्थायी होता है। जबकि हम इसकी बात करें बेंजीलैमीन की, तो बेंजीलैमीन की अभिक्रिया जब नाइट्रस अम्ल से करवाई जाती है तो जो डाइएजोनियम लवण बनता है वो अस्थायी होता है, यानी नाइट्रोजन मुक्त करके वो अल्कोहल में बदल जाता है। तो इस तरीके से हम दोनों में क्या कर सकते हैं, विभेद। तो देखिए हम पढ़ लेते हैं एक बार। इन्हें नाइट्रस अम्ल परीक्षण द्वारा विभेदित किया जा सकता है। तो देखिए कैसे विभेदित कर सकते हैं, नाइट्रस अम्ल परीक्षण द्वारा। तो देखिए नाइट्रस अम्ल परीक्षण देखिए क्या होता है, बेंजील एमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके डाइएजोनियम लवण बनाती है जो कम ताप पर भी अस्थायी होने के कारण, देखिए कम ताप पर भी अस्थायी होता है, N2 यानी नाइट्रोजन के विमुक्तन के साथ विघटित हो जाता है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया देखिए किस तरीके से बेंजीलैमीन की अभिक्रिया होती है और क्या बनता है। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बच्चों ये बेंजीलैमीन है, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो देखिए हमें जो डाइएजोनियम लवण, भाई जो हमें ये डाइएजोनियम लवण प्राप्त हुआ है ना, ये जो लवण है ये अस्थायी है और इसका विघटन हो जाता है और देखिए नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाती है और हमें उत्पाद प्राप्त होता है बेंजील अल्कोहल। ये बेंजील अल्कोहल हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। क्लियर है, चलिए आगे। एनिलीन, देखिए एनिलीन HNO2 यानी नाइट्रस अम्ल, एनिलीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाती है जो 273 से 278 केल्विन पर स्थायी होता है, इसलिए विघटित होकर नाइट्रोजन गैस नहीं देता है। तो देखिए बच्चों इस अभिक्रिया को भी समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से अभिक्रिया होती है। तो देखिए ये हमारा एनिलीन है, एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करवा रहे हैं और देखिए हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, कितना आसान था विभेद करने का तरीका। चलिए आगे देखिए। पांचवा देखिए एनिलीन एवं एन मेथिल एनिलीन। देखिए इनमें कैसे विभेद करेंगे, देखिए जो समझने की कोशिश कीजिएगा। एनिलीन यानी 1 डिग्री एमीन क्लोरोफॉर्म तथा क्षार के साथ कार्बिल एमीन परीक्षण देता है, जबकि एन मेथिल एनिलीन, देखिए बच्चों एन मेथिल एनिलीन 2 डिग्री एमीन होती है और वो कार्बिल एमीन परीक्षण नहीं देती। यानी अगर हमें इन दोनों में विभेद करना है, देखिए बच्चों समझिएगा, ये तो होती है एनिलीन, ये होती है एनिलीन और देखिए ये हम बनाएंगे अब एन मेथिल एनिलीन। देखिए ये हमारी होती है एन मेथिल एनिलीन। ठीक है, तो देखिए ये तो कैसी हो गई, ये तो 1 डिग्री एमीन हो गई, प्राथमिक एमीन हो गई और ये हमारी क्या हो गई, 2 डिग्री एमीन हो गई। और हम पढ़ के आए हुए हैं कि भाई जो प्राथमिक एमीन होते हैं वही कार्बिल एमीन परीक्षण देते हैं। तो देखिए समझने की कोशिश करिए इस अभिक्रिया को। देखिए एनिलीन है, ठीक है, एनिलीन की अभिक्रिया हम क्लोरोफॉर्म के साथ करवा रहे हैं, क्षार यानी हमने यहाँ पे लिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, हमें प्राप्त होगा फेनिल आइसोसाइनाइड और देखिए KCl बनेगा और जल के अणु भी बनेंगे। क्लियर है, तो इस तरीके से कार्बिल एमीन परीक्षण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, दोनों में विभेद। ठीक है, चलिए आगे। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, देखिए मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित के कारण बताइए। देखिए कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके कारण बताने हैं। पहला देखिए एनिलीन का pKb मेथिल एमीन की तुलना में अधिक होता है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना। देखिए बच्चों pKb, अगर pKb की हम लोग बात करें, देखिए pKb की अगर हम लोग बात करें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, Kb के। ठीक है, यानी समझने के लिए समझिए, यानी कहने का मतलब है जिन क्षारों के लिए वियोजन स्थिरांक का मान, देखिए बच्चों जिन क्षारों के लिए वियोजन स्थिरांक का मान ज्यादा होता है उनके लिए pKb का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो देखिए यहां समझिए। देखिए मेथिल एमीन में मेथिल समूह के
प्लस आई प्रभाव, जिसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, अतः इसकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, इसलिए इसका क्षारीय गुण अधिक होता है। जबकि एनिलीन में, देखिए बच्चों ये एनिलीन है, जबकि एनिलीन में क्या होता है, देखिए समझिएगा, नाइट्रोजन का एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय के साथ अनुनाद प्रभाव करता है, जिससे इसके नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, अतः इसकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। समझ में आया? देखिए बच्चों एनिलीन में, इस एनिलीन में होता क्या है, जो ये नाइट्रोजन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, वो बेंजीन वलय के साथ में सहयुग्मन में होते हैं और अनुनाद में भाग लेते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसका क्षारीय गुण कम होता है। इसी कारण एनिलीन का pKb मेथिलेमीन की तुलना में अधिक होता है। तो देखिए जो ध्यान दीजिएगा, अगर क्षारीयता की हम लोग बात करें, देखिए बच्चों अगर क्षारीयता की हम लोग बात करें तो जो मेथिलेमीन की क्षारीयता होती है वो एनिलीन से क्या होती है, ज्यादा होती है। एनिलीन से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, वापस देखिए बच्चों, जो मेथिलेमीन की अगर हम क्षारीय प्रवृत्ति की बात करें तो वो एनिलीन की क्षारीय प्रवृत्ति से ज्यादा होती है, लेकिन अगर pKb की हम लोग बात करें तो उल्टा हो जाएगा, pKb एनिलीन का ज्यादा होता है और मेथिलेमीन का कम होता है। ठीक है, चलिए आगे और देखिए समझ लीजिए। देखिए बच्चों हम ऐसे समझ सकते हैं इसे, देखिए जो क्षारीय गुण होता है ना, देखिए जो समझने की कोशिश करना कि जो क्षारीय गुण होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, pKb के। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्षारीय गुण और ये प्रोपोर्शनल होता है 1/pKb के, और ये क्षारीय गुण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Kb के। ठीक है, यानी इसके व्युत्क्रमानुपाती और इसके समानुपाती होता है क्षारीय गुण, और Kb क्या होता है, क्षार वियोजन स्थिरांक होता है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको समझाया ये सारी चीजें। चलिए आगे, दूसरा देखिए, एथिलेमीन जल में विलय है जबकि एनिलीन नहीं। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए कि एथिलेमीन जो होता है, ये एथिलेमीन है C2H5NH2, देखिए ये होता है एथिलेमीन। ठीक है, और ये होता है एनिलीन। तो यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो एथिलेमीन है ये तो जल में विलय होता है लेकिन एनिलीन जल में विलय नहीं होता, क्यों? तो देखिए बच्चों आंसर, एथिलेमीन जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाती है, जबकि एनिलीन के समूह जो अध्रुवीय है के बड़े आकार के कारण, देखिए इस समूह के बड़े आकार के कारण इसमें जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती, अतः एथिलेमीन जल में विलय है जबकि एनिलीन जल में विलय नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा आंसर लिख के आना है। चलिए आगे, तीसरा देखिए, मेथिलेमीन फेरिक क्लोराइड के साथ जल में अभिक्रिया करने पर जल योजित फेरिक ऑक्साइड का अवक्षेप देता है। देखिए बच्चों समझिएगा, देखिए मेथिलेमीन जलीय विलयन में OH- आयन देता है। ठीक है, जो FeCl3, जो जलीय FeCl3 है के साथ क्रिया करके पहले हाइड्रोक्साइड तथा फिर जल योजित ऑक्साइड का अवक्षेप देता है। और देखिए इसकी अभिक्रियाएं निम्न होती है। देखिए अभिक्रियाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले देखिए बच्चों मेथिलेमीन जल के साथ क्रिया करके, और देखिए इस तरीके से ये हमारे आयन का निर्माण होता है, CH3NH3 प्लस OH माइनस, यानी जल का अणु यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन से तो जुड़ जाता है H, भाई जल ऐसी तो होता है H प्लस और OH माइनस, तो नाइट्रोजन से, जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी सहायता से H यहाँ जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा CH3NH3 प्लस, और इसके पास में ये OH माइनस आके भी जुड़ जाता है, ये बन गया N मेथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बन गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी हम कह सकते हैं ये एक लवण बन गया। आगे देखिए, जो हमारा N मेथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना है ये FeCl3, जो जलीय FeCl3 है, इसके साथ अभिक्रिया करके देखिए क्या बनाता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, आया समझ में आपको? चलिए आगे, चौथा देखिए, यद्यपि
एमिनो समूह इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ऑर्थो एवं पैरा निर्देशक होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो एमिनो समूह होता है ना वो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है। फिर भी एनिलीन नाइट्रोकरण द्वारा, देखिए एनिलीन की बात हो रही है, एनिलीन नाइट्रोकरण द्वारा यथेष्ट मात्रा में मेटा नाइट्रो एनिलीन देती है। तो देखिए बच्चों, लेकिन एनिलीन जो है ना वो अपने नाइट्रोकरण में क्या देती है, मेटा नाइट्रो एनिलीन भी देती है। तो हमें इसका कारण बताना है। तो देखिए आंसर देखिए, एमिनो समूह इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के लिए ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी होता है, लेकिन एनिलीन के नाइट्रीकरण में यथेष्ट मात्रा में मेटा नाइट्रो एनिलीन बनती है, क्योंकि देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि प्रबल अम्लीय माध्यम में एनिलीन प्रोटॉन ग्रहण करके एनिलीनियम आयन बनाती है। तो देखो जो ध्यान दीजिएगा भाई, हम लोगों ने नाइट्रोकरण पढ़ा है कि नाइट्रोकरण अम्लीय माध्यम में होता है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, जो एनिलीन है वो एक H+ को ग्रहण करके एनिलीनियम आयन बना लेती है, जो कि मेटा निर्देशक है। तो एनिलीनियम आयन कैसा होता है, मेटा निर्देशक। तो देखिए अभिक्रिया को देखिए, ये एनिलीन है, देखिए बच्चों एनिलीन है, एनिलीन का हम नाइट्रोकरण करवा रहे हैं, यानी इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं हम लोग सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया हो रही है 288 केल्विन पे। तो देखिए क्या होगा, जो ये एनिलीन है ये एक H+ को ले लेगा और ये बन जाएगा एनिलीनियम आयन, ठीक है। पहले एनिलीनियम आयन बना, बीच में एनिलीनियम आयन बन गया। अब ये होता है मेटा निर्देशी, यानी जो नाइट्रो समूह है, जो नाइट्रो समूह जुड़ेगा, ठीक है, वो नाइट्रो समूह मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा और मेटा नाइट्रो एनिलीन का क्या होगा, निर्माण। क्लियर है? तो समझ में आया कि किस तरीके से यहाँ पे मेटा नाइट्रो एनिलीन बनता है। चलिए आगे, पांचवा देखिए, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते। देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिएगा, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती क्योंकि इस अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड लुईस अम्ल है, अतः यह एनिलीन यानी लुईस क्षार के साथ लवण बना लेता है। लवण बनने के कारण एनिलीन का नाइट्रोजन धन आवेश प्राप्त कर लेता है, जो कि प्रबल निष्क्रियणकारी समूह है, अतः इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो देखिए आगे, देखिए समझने की कोशिश करिए। एनिलीन क्या करता है भाई, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक के साथ में क्या बना लेता है, लवण बना लेता है। तो देखिए इसके साथ में देखिए ये लवण बन जाएगा। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। चले आगे, चलिए अब देखिए छठा, देखिए एरोमेटिक एमिनो के डाईएजोनियम लवण एलिफेटिक एमिनो से प्राप्त लवण से अधिक स्थायी होते हैं। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ के भी तो आए हुए हैं कि एरोमेटिक एमिनो के जो डाईएजोनियम लवण होते हैं तो उनमें जो डाईएजोनियम आयन होता है उसमें क्या होता है, अनुनाद पाया जाता है, जबकि एलिफेटिक एमिनो से जो हमें डाईएजोनियम लवण प्राप्त होते हैं उनमें अनुनाद नहीं होता है। तो देखिए एरोमेटिक एमिनो के डाईएजोनियम लवण एलिफेटिक एमिनो से प्राप्त डाईएजोनियम लवण से अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि इसमें अनुनाद के कारण स्थायित्व आ जाता है, और ये हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। देखिए जो समझिए, देखिए C6H5N2+ यानी हम बात कर रहे हैं डाईएजोनियम आयन की। तो डाईएजोनियम आयन की अनुनादी संरचनाएं निम्न प्रकार होती है। तो देखिए बच्चों, ये अनुनादी संरचनाएं मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई हुई है, एक बार आप वापस समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन डाईएजोनियम हो गया, ये कोई आयन हो गया बेंजीन डाईएजोनियम आयन। देखिए इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन पे प्लस होता है, दोनों नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए अनुनाद में ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट हो जाते हैं पाई बंध बनाने में, तो ये जो इनके बीच में जो पाई बंध है यानी एक पाई बंध है उसके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास आ जाते हैं। इस तरीके से देखिए इस कार्बन पे तो आ गया प्लस आ गया और इस नाइट्रोजन पे आ गया माइनस। क्लियर है, अब क्या होगा, ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होंगे तो अब इस कार्बन पे प्लस आ गया और ये प्लस आवेश खत्म हो गया। और इसी तरीके से देखिए अब ये वाले पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये जो धनात्मक आवेश है वो खत्म हो गया, यहाँ पाई बंध आ गया और अब यहाँ पे प्लस आवेश आ गया। तो हमने क्या देखा, अनुनाद पाया जाता है।
एरीन डाइएजोनियम लवण विलयन में निम्न ताप पर, देखिए जो ध्यान दीजिएगा कि जो एरीन डाइएजोनियम लवण है वो विलयन में निम्न ताप, और निम्न ताप कितना 273 से 278 केल्विन पर ही कुछ समय के लिए ही स्थायी होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में आपको। चलिए आगे देखिए, 7वां देखिए, प्राथमिक एमिनो के संश्लेषण में ग्रेबियल थैलीमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता दी जाती है। तो देखिए बच्चों आंसर देखिए, ग्रेबियल थैलीमाइड संश्लेषण में एल्किल हैलाइड से एमीन बनता है, यानी एल्किल हैलाइड से एल्किल एमीन बनता है, जिसमें शुद्ध प्राथमिक एमीन बनती है। देखिए जो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, शुद्ध प्राथमिक एमीन बनती है तथा अन्य कोई सह उत्पाद प्राप्त नहीं होते, क्योंकि अभिक्रिया से प्राप्त थैलिक अम्ल पुनः प्रयुक्त हो जाता है, जबकि अन्य अभिक्रियाओं में उत्पादों का मिश्रण बनता है। अतः प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में ग्रेबियल थैलीमाइड अभिक्रिया को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे देखिए, अब देखिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित को क्रम में लिखिए। देखिए बच्चों क्या है, हमें यहाँ पे कुछ यौगिक दिए हुए हैं और उन्हें हमें दिए गए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए पहला देखिए, पी के बेस बी मान के घटते क्रम में। ठीक है, तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, ये हमें कुछ एमीन दिए हुए हैं जिन्हें हमें पी के बेस बी मान के घटते क्रम में लिखना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे समझने की कोशिश करना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके क्षारीयता के क्रम में लिख लेते हैं, यानी क्षारीयता के बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। ठीक है, अगर हम इन यौगिकों की बात करें तो देखिए जो ध्यान दीजिएगा, इन सब में सबसे ज्यादा जो क्षारीयता होगी वो इसकी होगी। ठीक है, डाइएथिल एमीन की, क्योंकि नाइट्रोजन से यहाँ पे 2 एथिल समूह जुड़े हुए हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अगर हम सबसे ज्यादा क्षारीयता की बात करें, ये 5 है, सबसे ज्यादा क्षारीयता की बात करें तो इसकी क्षारीयता सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि नाइट्रोजन से 2 एथिल समूह जुड़े हुए हैं। इसके बाद इससे कम क्षारीयता होगी, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, इससे कम क्षारीयता होगी हमारे एथिल एमीन की। ठीक है, इससे कम क्षारीयता की अगर हम लोग बात करें तो इसकी होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन से एक तो मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, एक फेनिल समूह जुड़ा हुआ है, यानी इससे कम क्षारीयता होगी इसकी C6H5NH, और यहाँ नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है CH3। मैं इसको इस वाले को ऐसे भी लिख सकती हूँ, और इससे कम क्षारीयता होगी एनिलीन की, देखिए C6H5NH2 की। देखिए तो समझने की कोशिश करिए, देखिए मैंने ये इनका किसका क्रम लिख दिया, मैंने क्षारीयता का बढ़ता क्रम लिख दिया। ठीक है, आया समझ में, ये क्षारीयता का बढ़ता क्रम हो गया। सबसे कम क्षारीयता होगी एनिलीन की। देखिए बच्चों ये जो एनिलीन है इसकी क्षारीयता सबसे कम होगी, और ये हम पढ़ के भी तो आए हुए हैं कि जो एरोमेटिक एमीन होते हैं उनकी क्षारीयता सबसे कम होती है, क्योंकि नाइट्रोजन पे उपस्थित एकांक के इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वाले के साथ अनुनाद में भाग लेते हैं। जबकि देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये डाइएथिल एमीन को देखोगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन से 2+I प्रभाव वाले समूह जुड़े हुए हैं, और देखिए +I प्रभाव वाले समूह या जो एल्किल समूह होते हैं वो क्षारीयता को बढ़ाते हैं। तो देखिए बच्चों ये तो क्रम हो गया, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये तो क्रम हो गया इनकी क्षारीयता का क्रम हो गया। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, ये इनकी क्षारीयता का बढ़ता क्रम हो गया। हमसे पूछा जा रहा है पी के बेस बी की जो क्रम है उसके घटते क्रम में। देखिए ध्यान दीजिए, हमसे पी के बेस बी मान के घटते क्रम की बात की जा रही है, यानी कहने का मतलब है जिसकी क्षारीयता सबसे ज्यादा होगी उसके लिए पी के बेस बी का मान सबसे कम होगा। तो देखिए बच्चों इनके पी के बेस बी का घटता क्रम क्या होगा, देखिए एनिलीन का, यानी एनिलीन के लिए पी के बेस बी का मान सबसे ज्यादा, उससे कम देखिए इसका C6H5NH उससे कम देखिए हमारे इसका C2H5NH2 यानी एथिल एमीन का, और सबसे कम पी के बेस बी का मान होगा डाइएथिल एमीन का। ठीक है, तो देखिए पी के बेस बी मान का घटता क्रम अर्थात क्षारीय प्रबलता का बढ़ता क्रम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए दूसरा, देखिए क्षारीय प्राबल्य के घटते क्रम में। अब देखिए हमें इन्हें व्यवस्थित करना है क्षारीय प्रबलता या क्षारीय प्राबल्य के घटते क्रम में। देखिए तो ध्यान दीजिएगा, यह हो गया एनिलीन,
ये हो गया एनिलीन। देखिए इसमें अगर आप ध्यान देंगे, इसकी अगर आप बात करेंगे तो इसमें देखिए नाइट्रोजन से क्या है, 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, 1 फेनिल समूह जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे नाइट्रोजन से 2 एथिल समूह जुड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ आप ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन से 1 मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए सबसे ज्यादा अगर हम क्षारीयता की बात करें तो देखिए बच्चों इसकी क्षारीयता सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, डाईएथिलेमीन की। तो डाईएथिलेमीन की क्षारीयता सबसे ज्यादा, इससे कम होगी मेथिलेमीन की, क्योंकि देखिए दोनों ही कैसे हैं, प्लस आई प्रभाव वाले समूह हैं। उसके बाद इससे कम क्षारीयता होगी इसकी। देखिए ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए बच्चों इसमें नाइट्रोजन से जुड़े हुए तो 2 मेथिल समूह हैं, लेकिन साथ में फेनिल समूह भी जुड़ा हुआ है, जिसके साथ नाइट्रोजन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद में भाग लेते हैं। यानी 3rd नंबर पे इसकी क्षारीयता होगी देखिए, और 4th नंबर पे यानी सबसे कम क्षारीयता होगी एनिलीन की, ठीक है। आया ये क्रम समझ में? चलिए आगे। अब तीसरा देखिए, क्षारकीय प्राबल्य के बढ़ते क्रम में। अब देखिए बच्चों पहला देखिए एनिलीन, पैरा नाइट्रोएनिलीन एवं पैरा टालुडीन, ये तो पहला है जिसे हमें क्षारीय प्राबल्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। दूसरा ये है, देखिए ये एनिलीन है, ठीक है, ये एन मेथिल, देखिए एन से मेथिल जुड़ा हुआ है, एन मेथिल एनिलीन है, ठीक है। और देखिए ये हमारा C6H5CH2NH2 यानी ये बेंजीलैमीन है, ठीक है। इनको हमें क्षारीय प्राबल्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए बच्चों पहला देखिए, पहले को समझने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों ये तो होती है हमारी एनिलीन, ये होती है एनिलीन, ये मैंने बना दी पैरा नाइट्रोएनिलीन। देखिए बच्चों ये पैरा नाइट्रोएनिलीन है। और पैरा टालुडीन, देखिए पैरा टालुडीन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे NH2 और यहाँ जुड़ा हुआ है CH3। देखिए जो ध्यान दीजिए मैंने तीनों की संरचना बना दी है। ये तो हो गई एनिलीन, ये होगा पैरा नाइट्रोएनिलीन और ये है हमारा पैरा टालुडीन। मैंने तीनों की संरचना बना दी। अब देखिए समझने की कोशिश करिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये तो एनिलीन है, इसको देखेंगे तो इसमें देखिए प्लस आई वाला समूह, ये जो मेथिल समूह है प्लस आई वाला समूह जुड़ा हुआ है, और इसमें देखिए बेंजीन वाले से ये माइनस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ है। और देखिए बच्चों हमें पता है कि प्लस आई प्रभाव वाला समूह क्षारीयता को बढ़ाता है, ये सबसे ज्यादा क्षारीयता होगी इसकी, उससे कम इसकी, और सबसे कम क्षारीयता होगी इसकी, ठीक है। तो देखिए क्रम देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पे पैरा नाइट्रोएनिलीन की सबसे कम क्षारीयता, उससे ज्यादा एनिलीन की, और सबसे ज्यादा पैरा टालुडीन की। और देखिए आपको इन तीनों की संरचना बताई हुई है, यह है पैरा नाइट्रोएनिलीन, यह है एनिलीन, यह है पैरा टालुडीन। तो इसकी क्षारीयता सबसे ज्यादा, फिर इसकी, और सबसे कम इसकी, ठीक है। आया समझ में आपको? चलिए दूसरा देखिए। अब दूसरा इसको देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए इसको भी। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए बच्चों आप, ये तो हो गया हमारा एनिलीन, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है 1 मेथिल समूह, और देखिए यहाँ आप ध्यान देंगे तो यहाँ नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन और 1 ये जुड़ा हुआ है हमारा CH2 समूह, फिर बेंजीन वाले जुड़ी हुई है। यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा क्षारीयता इसकी होगी, क्योंकि देखिए समझिए बच्चों ये इस तरीके से है, ठीक है। देखिए समझिए इसको, बेंजीलैमीन को, इसकी संरचना ऐसे होती है। यानी देखिए ध्यान दीजिए, इसके जो नाइट्रोजन के ऊपर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो बेंजीन वाले के साथ अनुनाद में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन सीधा बेंजीन वाले से जुड़ा नहीं होता है। यानी सबसे ज्यादा क्षारीयता इसकी, इससे कम इसकी, और सबसे कम इसकी, ठीक है। चलो आगे। अब चौथा देखिए, गैस अवस्था में घटते हुए क्षारीय प्राबल्य के क्रम में। तो देखिए गैसीय अवस्था का हमें पता है, देखिए ये हमें दी हुई है कोई प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और अमोनिया। तो देखिए क्रम क्या होगा, हमने पढ़ा है ना गैसीय अवस्था में क्या क्रम होता है, पहले 3 डिग्री एमीन की क्षारीय प्रवृत्ति होती है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर अमोनिया। तो देखिए ये 3 डिग्री एमीन, ठीक है, फिर ये 2 डिग्री, ये फिर 1 डिग्री और ये अमोनिया। तो ये इसका क्रम हो गया, ठीक है, क्षारीय प्राबल्य का घटता क्रम हो गया, गैसीय अवस्था में क्षारीय प्राबल्य का घटता क्रम, ठीक है। चलिए आगे। पांचवा देखिए, क्वथनांक के बढ़ते क्रम में। अब देखिए बच्चों क्वथनांक के बढ़ते क्रम की बात करें तो देखिए ये हमारा क्या है, एथेनॉल है, ये 2 डिग्री एमीन है और ये 1 डिग्री एमीन है, ठीक है, एथिल एमीन है। अब हम बात करें किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, तो देखिए हमारे अल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा होगा, एथेनॉल का, उसके बाद इस एथिल एमीन का, और फिर इस डाईमेथिल एमीन का। क्लियर है? चलिए आगे।
छठा देखिए, जल में विलेयता के बढ़ते क्रम में, तो देखिए ये हमारी एनिलीन है, ये हमारी क्या है, डाईएथिलेमीन, और ये एथिलेमीन। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, अगर आप इन तीनों को देखोगे तो देखिए नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है, लेकिन ये तो हमारी एनिलीन है, एरोमेटिक एमीन है, ये दोनों एलिफेटिक एमीन है। तो इन दोनों की विलेयता सबसे ज्यादा होगी और इन दोनों में भी इसकी विलेयता सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ये जल के साथ में ज्यादा हाइड्रोजन बंध बनाएगा। तो देखिए इनकी विलेयता का क्रम, इसकी विलेयता सबसे ज्यादा, उसके बाद में इसकी, और सबसे कम इसकी। तो देखिए ये इसकी विलेयता का क्रम हो गया, देखिए जल में विलेयता का क्या हो गया, ये क्रम। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने इस यूनिट के 4 अभ्यास प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं, आपको समझ में आए होंगे। तो आप इन प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब बचे हुए प्रश्न हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।